आज हम क्या करने वाले हैं? आज के ट्यूटोरियल में हम HTML टेबल्स के बारे में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम किसके बारे में सीखेंगे? हम उसके पहले सीखने वाले हैं अपने स्टाइल टैग के बारे में। स्टाइल टैग, ठीक है? स्टाइल टैग के बारे में सीखेंगे, ठीक है? तो स्टाइल टैग के बारे में क्यों सीखना है? देखो, स्टाइल टैग की मदद से आप क्या लिख सकते हो? आप अपनी HTML पेज की स्टाइलिंग्स HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है? तो जब हम टेबल्स पढ़ेंगे तब हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा स्टाइल टैग के बारे में। हम दोबारा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे CSS में भी, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आज देखेंगे बिकॉज HTML पढ़ रहे हैं, राइट? तो टैग्स सारे कवर करने हैं, तो स्टाइल टैग भी ऑल्दो वो स्टाइल करता है, CSS का पार्ट है, लेकिन वो है तो HTML का पार्ट है बिकॉज इट्स अ टैग, राइट? तो स्टाइल टैग की मदद से हम अपने टेबल को थोड़ा सुंदर बनाएंगे और समझने लायक बनाएंगे। तो उससे पहले हमारा स्टाइल टैग का समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, एंड अब हम पढ़ते हैं स्टाइल टैग के बारे में, ठीक है? तो स्टाइल टैग होता क्या है? ओके, मेरे को ये बंद करना चाहिए, ये वाला मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है? आई बी यूजिंग दिस मार्कर, एंड चलो समझते हैं, ठीक है? समझे स्टाइल टैग क्या होता है? चलो समझते हैं। तो इसको ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। चलो, स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल टैग थोड़ा मोटा हो गया मार्कर, चलो छोटा, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से, इसको इरेज कर दें फटाफट से, थोड़ा सा पतला। स्टाइल टैग, चलो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया, चलो कोई नहीं। अरे समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ, बस बहुत है। तो स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल टैग को स्टाइल टैग को हम कहाँ देखो, CSS फाइल, जब हम लिंक्ड CSS फाइल मतलब एक्सटर्नल CSS फाइल, मैंने बताया था ना 3 तरीके होते हैं CSS को ऐड करने के। इनलाइन CSS, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा है अपने पिछले वीडियोस में। अगर नहीं पता आपको स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, इसका मतलब आपको याद नहीं है स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है। हमने देखा था ना, पैराग्राफ को रेड कर दिया था, कैसे किया था? स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से किया था, राइट? वो इनलाइन CSS होता है। आप किसी भी HTML एलिमेंट को अगर आप स्टाइल करना चाहते हो तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है, किसी भी टैग के साथ आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल, मैंने बताया ना, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब आप एक CSS फाइल बनाओगे, उसको अपनी HTML के साथ लिंक करोगे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। वो हम पढ़ेंगे लिंक टैग क्या होता है, ठीक है? अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने एक्सटर्नल CSS देखा है, हमने इनलाइन CSS का तरीका देखा है। हमने इनलाइन CSS का तरीका देख लिया था। हमने CSS नहीं पढ़ी, हमने इनलाइन CSS मतलब एक एलिमेंट को स्टाइल किया था एक एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो हमें पता है कैसे ऐड करते हैं, राइट? हमको पता है। ये स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर आएगा, उसके अंदर आप CSS HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है? स्टाइल टैग HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है? उसकी मदद से हम CSS रूल्स को डिफाइन करेंगे, और ये CSS रूल्स हमारे HTML एलिमेंट्स को डिज़ाइन और स्टाइल करने में हेल्प करेंगे। स्टाइल टैग का सिंटेक्स कैसा होता है मुझे तो पता ही नहीं है, चलो फिर लिख के बता देता हूँ मैं, ठीक है? तो जो जहाँ भी हमारा हेड टैग होगा, मैं अब यहाँ पे HTML टैग नहीं यूज़ कर रहा, HTML से मुझे पता है रैप करता है, मैंने बता दिया, तो ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले HTML आएगा, फिर हेड आएगा, फिर बॉडी आएगा, फिर उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स भी होंगे, वो भी आएंगे। ये क्लियर होना चाहिए। मैं सिर्फ स्टाइल टैग बता रहा हूँ। आपका हेड टैग स्टार्ट होगा, आप कुछ लिखना चाहते हो हेड टैग के अंदर, कोई मेटा टैग या कोई लिंक टैग लिंक करने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल टैग आप ऐसे ही जैसे और ऐड करते हैं ना और लोग, फिर यहाँ पे आप अपनी CSS VSS जो लिखना है लिख दिया इसके अंदर, फिर उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंडिंग या ये एंडिंग टैग हो गया, राइट? स्टाइल टैग का एंडिंग टैग और स्टाइल टैग का एंडिंग टैग, ठीक है? और ये हेड टैग, ठीक है? तो ये हमारा सिंटेक्स होगा, ठीक है? तो आई थिंक ये क्लियर होगा। हमने जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था ना कि हमने P टैग के लिए टेक्स्ट कलर चेंज किया था, उसी तरह हम स्टाइल टैग के अंदर भी CSS रूल डिफाइन करेंगे। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया ना, हमने इनलाइन CSS का वहाँ पे इनलाइन CSS का तरीका देखा था कैसे आप अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्टाइलिंग लिख सकते हो। यहाँ पे अब हम कुछ और देखने वाले हैं। ये हमारा इंटरनल CSS का मेथड होता है, ठीक है? इंटरनल CSS, जहाँ पे आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही पूरे पेज की स्टाइलिंग लिख रहे हो, ठीक है? तो क्या करना चाहिए अब हमें?
अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HTML का फोल्डर बनाया था, ये रहा HTML का फोल्डर, कैमरा के पीछे छुपा हुआ है। चलो इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोलते हैं। ठीक है, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोल दिया, इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अभी हमारा 6th ट्यूटोरियल है राइट, तो मैं एक 6th ट्यूटोरियल का फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, 6th क्लास। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हम एक बार स्टाइल टैग देख लेते हैं, फिर उसका टेबल्स पढ़ लेंगे। सिंपल, ठीक है, सिंपल। चलो फिर कर लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे 6th क्लास के अंदर एक वो बनाता हूँ, क्या बनाऊँगा, फाइल बनाऊँगा। फाइल का नाम क्या दूंगा, स्टाइल टैग। ठीक है, style.html, क्योंकि हमारी HTML फाइल है और मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करके अपनी HTML फाइल को जनरेट कर लूँगा। ठीक है, ये तो क्लियर था। अब इसे यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग स्टाइल टैग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक div टैग बना देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर पैराग्राफ लिख देता हूँ, हाय दिस इज आवर 6th क्लास। ओके, एंड व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट इज H2 टैग यूज़ कर लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग स्टाइल टैग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्टाइल टैग। तो यहाँ पे अगर मैं स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे ये जो पी टैग है ना, मुझे क्या लिखना है, जब आप इंटरनल CSS जो हमारा एक वे है CSS को ऐड करने का या हमारी HTML फाइल को ऐड करने का, उसमें क्या होता है, आप किसी भी HTML एलिमेंट, किसी भी जैसे एक HTML एलिमेंट है, ये आपको स्टाइल करना है, तो ये किस टैग का यूज़ कर रहे हो आप, H2 टैग का यूज़ कर रहे हो, तो आप ना डायरेक्टली H2 टैग ऐसे लिख सकते हो और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके आप इसको स्टाइल कर सकते हो। जैसे मुझे इसको कलर देना है ब्लू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे चेक करना है कि ये कैसा दिख रहा है, मुझे इस वेब पेज को ब्राउज़र में देखना है। सो वी विल बी यूजिंग अवर एक्सटेंशन दैट इज ओपन विद लाइट सर्वर। मैं क्लिक कर दूंगा, चले, अंडरस्टैंडिंग स्टाइल टैग ब्लू कलर में आ गया। लेट्स से मुझे ये रेड कलर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस टैग का नाम क्या है, पी टैग है राइट, तो यहाँ पे मैं पी टैग और कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे जो भी CSS प्रॉपर्टीज़ मैं इस पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। तो ये रेड कलर का हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे रेड कलर का हो गया। तो हमें समझ में आ गया स्टाइल टैग कैसा काम करता है, हमें सिंटेक्स समझ में आ गया राइट, हमें सिंटेक्स समझ में आ गया। आई थिंक ये क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, तो लेकिन 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 अभी भी एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यार, अगर मैं एक और पैराग्राफ टैग बनाऊँ, एक और पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँ, एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ आई डोंट वॉन्ट दिस इन रेड कलर। ओके, मैंने एक ऐसी लाइन लिख दी। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये रेड कलर हो, लेकिन यार यहाँ पे तुमने ना ये पैराग्राफ टैग को स्टाइल करा है, मतलब जितने भी पैराग्राफ टैग्स होंगे सारे रेड हो जाएंगे, सारे रेड हो जाएंगे राइट। ध्यान से देखना, ये भी रेड हो गया, मेरे को ये रेड चाहिए नहीं, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। हमारे पास दो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे बहुत सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स मतलब जो सारे टैग्स के देखो बहुत सारे टैग्स हैं HTML में, सबके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, सबके कुछ कॉमन, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है, सारे टैग के साथ यूज़ कर सकते हो, तो वो ग्लोबल एट्रीब्यूट हो गया। जो एट्रीब्यूट सारे टैग्स के साथ यूज़ कर सकते हो वो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हो गए, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है उस एट्रीब्यूट को राइट। तो HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो किसी भी HTML एलिमेंट के साथ तुम यूज़ कर सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। उन्हें क्या कहते हैं, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है, अब इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो ग्लोबल एट्रीब्यूट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन कौन से, एक होता है, सॉरी ये जी क्यों लिख दिया मैंने, एक होता है हमारा क्लास। ठीक है, एक होता है क्लास और एक होता है आईडी, एक होता है क्लास और एक होता है आईडी। ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम HTML एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए CSS और जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये
क्लास क्या होता है? क्लास और आईडी समझ में आया, ये दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं ताकि मैं उनको स्टाइल कर सकूं या फिर जावास्क्रिप्ट में मैं उसको फेच कर सकूं। जैसे किसी बटन को मुझे, अगर किसी बटन पे क्लिक करके कुछ कोई फंक्शनैलिटी करवानी है, वो फंक्शनैलिटी तो मैं जावास्क्रिप्ट से ही ऐड करूंगा, लेकिन मुझे उस एलिमेंट को पहले लाना तो है अपने पास, मुझे उस एलिमेंट को सिलेक्ट तो करना है, उसको HTML फाइल में से सिलेक्ट तो करूंगा, तो मैं उसे खींचूंगा कैसे अपनी तरफ? मतलब उसे देखो, एक पेज है मेरा, देखो एक पेज है मेरा, ठीक है, उसमें एक बटन ये है, एक बटन ये है, एक बटन ये है, ठीक है। इसको कुछ आइडेंटिफायर होगा ना, इसका कुछ, इसको कुछ जानने का, इसकी कुछ यूनिक चीज़ होगी, राइट? इसकी भी कुछ यूनिक चीज़ होगी, इसकी भी कुछ यूनिक चीज़ होगी, इसको कुछ ऐसा यूनिक तुम्हें बताना पड़ेगा। ये तो सब देखो, तीनों बटन कौन से टैग से बनेंगे? बटन टैग से बन जाएंगे। एक बटन टैग होगा जो बटन बना पाता है, ठीक है, एक बटन टैग होता है जो बटन बनाता है। अगर मैंने नहीं भी बताया तो ये तो अब तुम्हें पता है ना, थोड़ा मैच करता है नाम से, है ना? ऑब्वियसली हम सारे वीडियोस में सारे टैग्स तो कवर नहीं कर सकते, थोड़ा अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो इतनी चीज़ें तो थोड़ी बहुत अब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बटन टैग से हम बटन बना सकते हैं, मतलब जो भी, अगर मेरे को कोई बटन बनाना है तो अगर कोई भी टेक्स्ट इस बटन टैग को रैप करा होगा तो वो बटन बन जाएगा, राइट? तो हर बटन तो तुम बटन टैग से ही बनाओगे तुम, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट में अब मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँगा किसी बटन से? विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास एंड आईडी, ओके। ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके तुम CSS और जावास्क्रिप्ट से, मतलब तुम जब CSS, जब तुम्हें स्टाइलिंग करनी होगी उन पर्टिकुलर चीज़ों की, कोई भी टैग की या कोई भी एलिमेंट की, तो विद द हेल्प ऑफ क्लास और आईडी तुम ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। क्लास क्या है? क्लास एट्रीब्यूट एक या एक से अधिक एलिमेंट को टारगेट कर सकता है एक बार में, ठीक है। इसका मतलब है कि हम सेम क्लास नेम को मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चीज़ लिख सकता हूँ कि सेम क्लास नेम कैन बी यूज्ड विद, सेम क्लास नेम कैन बी यूज्ड विद मल्टीपल HTML एलिमेंट्स, ओके, ठीक है। अभी हम मतलब समझेंगे, इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे, इसका एक यूज़ केस देखेंगे, ठीक है। अब आईडी क्या होता है? इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, लेकिन आईडी क्या होता है? आईडी एट्रीब्यूट यूनिक होता है। आईडी क्या होता है? आईडी यूनिक होता है, ठीक है, आईडी यूनिक होता है, मतलब एक पेज पर एक ही आईडी एक बार यूज़ हो सकती है। आईडी जनरली जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है किसी यूनिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, ठीक है। जनरली हम CSS में नहीं करते हैं इसका यूज़, बट कर सकते हैं, मना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं यूज़ केस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आईडी यूनिक होता है, ये पूरे HTML में, पूरे HTML डॉक्यूमेंट में एक ही बार एक एलिमेंट के साथ यूज़ हो सकता है। एक बार यूज़ केस देखें इसका, जैसे मैं इस पैराग्राफ को कह देता हूँ क्लास, जैसे इसको कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी रैंडम नेम, जैसे मुझे एक पैराग्राफ क्लास बना दी मैंने रेड कलर, और एक मैंने पैराग्राफ क्लास बना दी ब्लू कलर, ठीक है। तो अब मैं और पैराग्राफ्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज माय ब्लू कलर पैरा, और दिस इज माय रेड कलर पैरा, ठीक है। और इसको कॉपी कर दिया 2-3 बार, इसको भी कॉपी कर दिया और इनको मिक्स कर दिया, ठीक है। ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं, VS कोड के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि आप एक लाइन को उठा के नीचे ऊपर कर सकते हो, उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो तुम वो एक्सटेंशन, अगर तुमको अगर वो शॉर्टकट्स देखते हैं तो तुम्हें कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम बचाती है, तुम्हें बार बार वो चीज़ देखनी नहीं पड़ती, जैसे तुमने देखा ना अभी मैंने करा, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने अपने सिस्टम के लिए सेट कर रखा है, तो अगर मैं मैक यूज़र हूँ तो मैं ऑप्शन, मतलब विंडोज़ के लिए ऑल्ट दबा के मैं अगर ऊपर नीचे एरो कीज करूँगा तो मैं लाइन ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कमांड ऑप्शन शिफ्ट दबाऊंगा तो मैं इस लाइन को ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, सेम लाइन को, ठीक है। तो ये मैं एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम भी अपने सिस्टम में इसको सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में और तुम इसको इजीली सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। हम क्लास यूज़ कर रहे थे, तो ये ब्लू कलर वाले पैरा को, ये जो ब्लू कलर वाला पैरा है, इसका मतलब मुझे सिर्फ ब्लू कलर क्लास दे देता हूँ, ठीक है। तो ब्लू कलर, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूंगा रेड कलर, ठीक है। कॉपी कर देता हूँ, जितने भी मैंने जहाँ भी रेड कलर लिखा है ना वहाँ पे इनको क्लास दे देता हूँ, इसी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको कॉपी करके देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्लास रेड कलर दे दी, अब मुझे ब्लू कलर क्लास देनी है, ठीक है, ब्लू कलर क्लास देनी है, ब्लू कलर पैरा, और ये रेड कलर है, ठीक है, ये रेड होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ मैंने रेड कलर लिखा है ना, तो इसलिए, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ रही है, अब मैं इसको स्टाइल कैसे करूँ?
ये पैराग्राफ वाली लाइन हटा देते हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ वाली लाइन हटा देते हैं। अब मैं इस क्लास को एक्सेस कैसे करूं? जो टैग वाले नेम थे वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या हम क्लास वाले नेम भी डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं, क्लास वाले नेम हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो क्या करूं फिर? तो क्या करूं? हम एक पीरियड, ये डॉट जो है इसको पीरियड कहते हैं, ठीक है, हम इसके पहले हम डॉट मतलब पीरियड का कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, उसके बाद में क्लास का नाम लिखूंगा जैसे रेड कलर, लेकिन CSS लिखने का तरीका एक ही है, ठीक है। आप ऐसे क्लास नेम को अपने CSS फाइल में भी करोगे ना, अगर एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएंगे तब भी ऐसे ही देनी है स्टाइलिंग्स, ओके, तब भी ऐसे ही स्टाइलिंग्स देनी है। तो जो रेड कलर है, अब मुझे इसको करना है, इसको स्टाइल करना है, तो यहाँ पे मैं सीधा कलर रेड लिख देता हूँ, और जो ब्लू कलर वाली क्लास है उसको भी सेम ऐसे ही लिखूंगा और कलर ब्लू दे दूंगा। तो क्या मेरा काम बन गया? अब मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट करके, अभी कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स को तुमने, कितनी लाइन का कोड है, थोड़ा सा ही तो है, और ऐसी 100 लाइन्स भी हो सकती थी। या फिर तुम सोचो तुमने बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, कितनी बार तुमने एक बटन को स्टाइल करना होगा, तो तुम एक ही बार करना चाहोगे या हर बार उस बटन को स्टाइल करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे ना। यही प्रॉब्लम थी इनलाइन CSS के साथ भी, ठीक है। तो अब क्या है, अब एक बार देखते हैं, देखो जहाँ जहाँ मैंने रेड क्लास यूज़ करी होगी वहाँ रेड कलर आ गया, बाकी जगह ब्लू कलर आ गया। आ रही बात समझ में? आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। विद द हेल्प ऑफ क्लास वी डिड दैट, विद द हेल्प ऑफ क्लास वी डिड दैट, ठीक है। देखो, इनलाइन CSS एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, इनलाइन CSS एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। इनलाइन CSS में क्या होता है कि तुमको हर एक एलिमेंट, इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS मतलब तुम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। अब एक एलिमेंट के लिए स्टाइल करोगे, अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा वेब पेज है तो हर बार एक एलिमेंट के लिए जाकर तुम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, फिर उसकी स्टाइलिंग्स लिखोगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। और इंटरनल CSS भी रिकमेंडेड नहीं है। ये जो हम स्टाइल टैग हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है, अगर बहुत बड़ा वेब पेज होगा तो फिर तुम एक ही फाइल में लिख रहे होगे सारी चीज़ें, एक ही फाइल में लिख रहे होगे सारी चीज़ें, राइट। तो वो सेंस नहीं बनाती, राइट, क्योंकि फिर मैनेजेबल नहीं होगा। HTML का कोड भी एक ही फाइल में, CSS का कोड भी एक ही फाइल में, और जब बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होती है तो मल्टीपल CSS फाइल्स भी यूज़ की जाती हैं, राइट। तो अगर बहुत सारी CSS होगी तो मैनेजेबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे बड़ी वेबसाइट होती है तो मल्टीपल वेब पेजेस भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल CSS एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं, और लिंक टैग का यूज़ करके, लिंक टैग जो हम पढ़ लेंगे बाद में, अभी नहीं पढ़ रहे उसको, क्योंकि अभी वो मेन, अभी हम उसको नहीं देख रहे, अभी हम जो पढ़ने आए आज वो पढ़ेंगे, लिंक टैग बाद में देख लेंगे। जब हम एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएंगे ना तब लिंक टैग का यूज़ भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ। तो ठीक है, छोटा पेज है, एक यहाँ पे लिख दी CSS, ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड तरीका होगा वो एक्सटर्नल CSS फाइल बनानी है, लिंक टैग का यूज़ करना है, CSS फाइल को यहाँ पे लिंक करना है, ठीक है। लिखने को जावास्क्रिप्ट भी HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट CSS HTML सब एक ही फाइल में लिख सकते हैं। JS जो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी, उसको हम जब लिखते हैं ना तो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके लिखते हैं। एक स्क्रिप्ट टैग होता है, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप लिख सकते हो, जैसे CSS के लिए स्टाइल टैग है, सिमिलर वे में आप स्क्रिप्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड वे नहीं है। आप एक अलग से CSS फाइल बनाओ, आप एक अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ, लिंक टैग का यूज़ करो, उसे लिंक कर दो इस HTML फाइल के साथ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने स्टाइल टैग का मतलब समझ लिया, हमने क्लास एट्रीब्यूट देख लिया, हमने आईडी एट्रीब्यूट नहीं देखा। आईडी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार देना है एक HTML फाइल में। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो H2 टैग को आईडी एट्रीब्यूट दे दूँ, बस मैं समझाना चाहता हूँ कि आईडी एट्रीब्यूट को आप स्टाइल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक आईडी देता हूँ इसको, हेडिंग एलिमेंट, कुछ भी नाम दे सकते हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है। आईडी एट्रीब्यूट को, अब मुझे इसको एक्सेस करना है, इस एलिमेंट को स्टाइल करना है, इस H2 को हटाते हैं, ठीक है, इस H2 को हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। आईडी को, अगर आपको कोई आईडी, आपने किसी एलिमेंट को आईडी दे रखी है और आपको उसको स्टाइल करना है तो आप उसको एक्सेस हैश कैरेक्टर से करोगे, ठीक है। फिर इस आईडी का नाम, दैट इज हेडिंग एलिमेंट। और CSS लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था, सेम होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको CSS लिखनी है। अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ, कोई भी कलर दे दो, ब्लू वायलेट दे दो, देखो अप्लाई हो गई इसको, ठीक है। तो लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तुम चाहो यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम इससे सिर्फ एक ही एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, क्लास से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, राइट।
और हेड आईडी से यूनिक होता है, इसलिए एक ही एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा यूज़ में आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तुम्हें सिंगल एलिमेंट ही टारगेट करने होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसमें भी करने होते हैं बट सिंगल एलिमेंट करने होंगे, तो तुम वहाँ पे आईडी का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो तुम किसी भी एलिमेंट को अगर वहाँ पे टारगेट करना है तो तुम आईडी का यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के लिए। लेकिन वो बात की बात है, अभी उसको छोड़ देते हैं। आई थिंक ग्लोबल एट्रीब्यूट समझ में आया होगा, क्लास एंड आईडी समझ में आया होगा, और ये स्टाइल टैग भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल्स पढ़ेंगे। HTML में टेबल्स पढ़ेंगे। अब बात करते हैं HTML टेबल्स की। ठीक है, जब हमें अपनी वेबसाइट पर कुछ डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिखाना होता है, तब हम HTML टेबल्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? HTML टेबल्स में कुछ बेसिक टैग्स होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, चलो उन्हें पढ़ते हैं पहले, फिर हम वापस आएंगे। तो पहले tables.html बनाता हूँ। एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे, आज एक टेबल बना के देखेंगे, फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगा, फिर अगले क्लास में एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद फॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं tables.html मैंने बना दी है फाइल, और अब मैं अपना टेम्पलेट जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग टेबल्स इन HTML। ठीक है, अब हम टेबल सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको टैग्स पता होनी चाहिए ना, कौन से टैग्स हमें एक्चुअली यूज़ करने हैं टेबल्स बनाने के लिए। ठीक है, चलो वो करते हैं। तो कैसे समझें, क्या समझना है आप? टेबल टैग है, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ होता है, बस बात ख़त्म, बात ख़त्म। तो अब एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझते हैं, जैसे अच्छा इस आज एक नया फीचर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर का। चलो यहाँ पे ना एक वो आता है, शेप, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आज इसको यूज़ करते हैं। चलो, एक सीधी लाइन बनाई, फिर एक सीधी लाइन बनाई, फिर एक सीधी लाइन बनाई, फिर एक सीधी लाइन बनाई। एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, बता देता हूँ, ऐसा ना लगे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो हमने ये टेबल बना दी, अभी भी मेरे को पता है थोड़ी टेढ़ी लग रही है, आड़ी आड़ी सी लग रही है, चलो कोई नहीं, फिर भी सीधी तो है। चलो जो भी है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, ये हमने एक टेबल बना ली। ठीक है, ये क्या है मेरी, ये क्या है मेरी, ओके, ये बंद नहीं होता क्या, इसको बंद करना है मुझे, गुड। छोड़ो मुझे, मेक श्योर यू वांट टू डिलीट थिंग्स लाइक कैंसिल। अब मुझे इसको यूज़ करना है, इसको। अब ये तो लाइन सी आ रही है ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई तो गुड, इसलिए नहीं यूज़ करने चाहिए ऐसे टूल्स। अंडू लाइन ड्राइंग, डिलीट फॉर्मेट, स्ट्रोक साइज, टॉगल, पुट द करंट टूल। अब सही है, यस हो गया। चलो, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये समझ में आ रहा है, ये रोज़ है, ये मेरी रो नंबर 1 है, ये मेरी रो नंबर 2 है, ये मेरी रो नंबर 3 है, ये मेरी रो नंबर 4 है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तुम रोज़ को कैसे दिखाओगे, तुम कैसे बताओगे HTML को कि मुझे इस रो में ये दिखाना है, रो के अंदर। अब देखो, ये रो है, ये रोज़ है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम्स है, ये कॉलम है, ये मेरा एक कॉलम है। ठीक है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। ठीक है, अब दिखाता हूँ, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है, ये मेरा एक सेल है। मतलब ये एक पूरा तुम्हारा कंप्लीट सेल है, राइट, ये कंप्लीट सेल है। ये तरह तो क्लियर है ना, ये सेल्स वगैरह ये सब। तो देखो, अब इस चीज़ को समझते हैं, अब इस चीज़ को समझते हैं। जब तुम टेबल का कोड लिखोगे HTML में, तो उसे तुम्हें किस टैग से रैप करना है, उसे तुम्हें रैप करना है टेबल टैग से। ठीक है, और ये तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग होगा। तो जब भी तुम टेबल बनाओगे, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें टेबल टैग का यूज़ करना है। ठीक है, उसे रैप करना है उस पूरे कोड को टेबल टैग से। तो ये टैग टेबल स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। टेबल को स्टार्ट करना है तो ये टैग यूज़ करोगे, टेबल को स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम्हें बताना है अपने ब्राउज़र को कि यार मैं ना टेबल बना रहा हूँ, तो तुम्हें ये टेबल टैग से बताओगे कि यार मैं यहाँ से टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल का कोड है नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या यूज़ होता है, उसके बाद यूज़ होता है TR टैग। TR टैग, ये क्या होता है, क्या होता है TR टैग, क्या होता है TR टैग, क्या होता है TR टैग? टेबल रो को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? टेबल की रो को। अगर आपको टेबल की रो को डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, पहली रो, पहली रो, तुम टेबल का कोड कैसे लिखोगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे, राइट। तुम ब्राउज़र को बताओगे ये मेरी पहली रो का कंटेंट है, ये मेरी पहली रो का कंटेंट है।
फिर उसके बाद तुम दूसरी रो फिर से तुम यहाँ पे टी आर टैग डाल सकते हो, फिर से एक टी आर टैग यहाँ पे डालोगे, फिर उसका कॉरिस्पॉन्डिंग डालोगे, मतलब कितनी भी रोज तुम ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तुम्हें जो भी तुम डिफाइन करोगे बताऊंगा। तो लेकिन तुम्हें रोज के बीच में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, जैसे 4 रो 5 रो, उसके जितनी बार भी रोज होंगी उसके अंदर का जितना कंटेंट होगा वो टी आर टैग के अंदर आएगा। टी आर टैग इज टेलिंग माई ब्राउजर दैट वी आर स्टार्टिंग टू डिफाइन द कंटेंट फॉर अ रो फ्रॉम हेयर। टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए ये टैग यूज होता है सिंपल भाषा में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे, अब मुझे सेल्स डिफाइन करना है कि इस सेल में क्या आएगा, इस सेल में क्या आएगा, उसके बाद वाले सेल में क्या आएगा, फिर उसके बाद इस रो के सेल में क्या आएगा, इस रो के सेल में क्या आएगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टी डी टैग। ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, टी डी टैग। उसका जो भी कंटेंट, जैसे मैं अपना नाम लिख दूंगा मुदित, और पहली रो के उसमें यही आएगा, फिर टी डी में बंद कर दूंगा। फिर दूसरे सेल में क्या आएगा, दूसरे सेल में कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। ठीक है, फिर टी डी बंद, फिर से टी डी, फिर इस सेल में क्या आएगा, कुछ लिखा, टी डी बंद। ऐसे लिखी जाती है रो। टेबल का डेटा सेल डिफाइन करने के लिए ये टैग यूज़ करते हैं। आइए एक सिंपल टेबल बनाते हैं। सिंपल टेबल बनाएंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने टेबल टैग देख लिया, हमने टी आर टैग देख लिया, हमने टी डी टैग देख लिया। अब हम इसको समझते हैं, चलो इसको समझते हैं फटाफट से। तो हमने tables डॉट एच टी एम एल तो ऑलरेडी बना लिया है, tables डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी बना लिया। अब टेबल टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एच टू बनाता हूँ, मेकिंग टेबल्स। ओके, मेकिंग टेबल्स। नाउ एक मिनट बोर्ड बंद कर देता हूँ, ये हमारी पिछली एच टी एम एल फाइल का खुला हुआ है। ठीक है, तो अब मैं टी आर टैग, ओके पहले टेबल टैग कि अब मैंने ब्राउज़र को बता दिया मैं टेबल बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे पहली रो बनानी है, मुझे पहली रो बनानी है। ठीक है, अब क्या बनाऊँ, चलो एक टेबल देखते हैं। यहाँ पे एक नया पेज बनाते हैं फटाफट से, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। अब मैं वो सीधी लाइन वाला टूल नहीं यूज़ करूँगा। ठीक है, फटाफट से बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं पहली रो में लिखना चाहता हूँ नेम। ठीक है, दूसरे उसमें लिखना चाहता हूँ सिटी। ये मेरी पहली रो में होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ राम, यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली। आ रही बात समझ में। यहाँ पे लिख देता हूँ सीता, यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई। ठीक है, तो राम दिल्ली सीता मुंबई। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो यहाँ पे टी आर टैग का हमने यूज़ कर रखा है। मैंने बताया था ना डेटा डिफाइन करने के लिए हम टी टी टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं टी टी टैग लिखूंगा और यहाँ पे नेम लिख दूंगा। ठीक है, फिर से टी टी टैग यूज़ करूँगा, यहाँ पे सिटी लिख दूंगा। हमने पहली रो डिफाइन कर ली, पहली रो डिफाइन कर ली, राइट, पहली रो डिफाइन कर ली। अब फिर उसके बाद फिर से सेम टी आर टैग, दूसरी रो डिफाइन करो, टी टी टैग में राम, फिर दिल्ली। ये मेरा सेल, मतलब एक पर्टिकुलर सेल का डेटा। फिर से सेम तरीका, टी आर टैग तीसरी रो, टी डी टैग सीता, फिर टी डी टैग मुंबई। आ रही बात समझ में। टेबल खत्म। एक बार चेक कर लेते हैं ये टेबल हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर में तो आ गया है, ये स्ट्रक्चर में तो आ गया है, लेकिन टेबल जैसा दिख नहीं रहा। इस टेबल में हमने क्या करा है, इस टेबल में हमने 3 रोज 3 कॉलम डिफाइन, 3 रोज 2 कॉलम डिफाइन किए हैं। पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये टेबल ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है। इस टेबल को और समझाने लायक बनाने के लिए हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज स्टाइल टैग सबसे पहले समझाया। टेबल लगी नहीं रही, स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर कुछ CSS रूल्स डिफाइन करेंगे जो हमारी टेबल को और सुंदर बनाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और मुझे पता है मैं इन एलिमेंट्स को इनके टैग के नेम से टारगेट कर सकता हूँ, मुझे पता है ये बात। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल का यूज़ करूँगा और टी डी टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं लिखूँगा एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर नाम की, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर नाम की। तुम्हें दिख रही है ये, तो यहाँ पे तुम्हें बॉर्डर विथ दिख रहा है। मैं बॉर्डर की विथ कितनी मोटी बॉर्डर होनी चाहिए, तो मैं वो लिख देता हूँ 1 पिक्सल। अभी px क्या होता है, ये एक यूनिट होता है, जैसे मीटर किलोमीटर वैसे यूनिट्स होता है ना जो हमने पढ़ा है बचपन में। ये हमारा CSS डिफाइन करने के, जब तुम ऐसी कोई वैल्यू डिफाइन करते हो बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए तुम समझ लो ये एक यूनिट है, एक यूनिट है बस। ठीक है, तो बॉर्डर विथ मैंने 1 पिक्सल कर दी, बॉर्डर कलर मैंने ब्लैक कर दिया, मुझे ब्लैक कलर की बॉर्डर चाहिए। और बॉर्डर स्टाइल एक प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ओके,
अगर समझ नहीं आ रहा है, वैसे समझ आ रहा होगा, बॉर्डर का कलर है और ये बॉर्डर की मैं कितनी थिक होनी चाहिए बॉर्डर उसकी, मतलब यहाँ पे विथ डिफाइन कर रहा हूँ 1 पिक्सल। यार ये तो क्लियर है, ठीक है, ये तो चीज़ें पढ़ के समझ में आती हैं। और बॉर्डर का स्टाइल, सॉलिड का मतलब अभी बताता हूँ, सॉलिड का मतलब तुम्हें एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ठीक है। एक बार देखें आप कैसी दिख रही है हमारी टेबल। तो यार ये रिफ्रेश करनी पड़ेगी आई गेस। तुम्हें दिख रहा है ये कुछ टेबल जैसा बन तो गया है, लेकिन ये ना बॉक्सेस आ रहे हैं हर सेल के बाद, बॉक्सेस आ रहे हैं। यार ये बॉक्सेस ऐसे क्यों आते हैं? हम तो सीधी एक लाइन खींचते हैं, हम तो सीधी एक लाइन खींचते हैं, ये डबल डबल बॉर्डर्स क्यों आ रही है? नेम के आ रहे पूरा एक बॉर्डर आ रही है, राम के आगे एक बॉर्डर आ रही है पूरी। तो ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। देखो तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, तुमने जो चीज़ डिफाइन करी है तुमने टेबल टैग के लिए तो कर दी। अगर मैं टी टी टैग हटा दूँ यहाँ से, तो टेबल के पास बॉर्डर आई है। हाँ ये तो मुझे चाहिए थी, ये तो मुझे चाहिए थी, ये तो मुझे चाहिए थी ना। लेकिन यार सही तो करा फिर उसने, अगर टेबल टैग तुम्हारी पूरी टेबल को टैग, तुम्हारी पूरी टेबल जितनी रोज है उसको कवर कर रहा है, तो उसके आसपास एक बॉर्डर आ गई। तो ये कंप्यूटर है, इसे हम जो चाहते हैं वो नहीं समझ में आएगा, इसे हमें उसकी भाषा में समझाना होगा। तो ये जो टी डी टैग है ना, ये सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि टी डी टैग एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है। जब तुमने टेबल टैग के लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन करी तो पूरी एक बॉर्डर आ रही थी, तो टी डी टैग ने नेम के अराउंड एक बॉर्डर कर दी, पूरा एक बॉक्स बना दिया, सिटी के आगे एक बना दिया, टी डी इसके राम के आगे बना दिया, इसकी दिल्ली के आगे बना दिया। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे समझाऊं उसको? एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स करके, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स। उसकी अगर आप प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी होती है, अगर इसकी वैल्यू आप कोलैप्स सेट कर दोगे ना, तो मल्टीपल नहीं दिखेगी। अब सही दिख रही है? अब सही दिख रही है? अब सही दिख रही है? सही दिख रही है ना? ऐसी एक टेबल होती है, बस इसमें अच्छी नहीं लग रही। ओके, टेबल बन गई, टेबल बन गई, स्टाइलिंग हम कर लेंगे, इसको स्पेस देना है, इसको और सुंदर बनाना, और सुंदर कैसे बनाते हैं वो हम CSS में सीखेंगे। टेबल बनाना आ गया, वो तो आप CSS में यहाँ पे स्पेसिंग वेसिंग जो भी हम ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, वो नहीं डिस्कस करनी। ये तो समझ में आ गया ना टेबल कैसे बननी है, इसमें स्पेस कैसे ऐड करूँ, लेफ्ट और राइट से अच्छा नहीं लग रहा, बहुत चिपका चिपका लग रहा है, उसके बारे में हम फोकस ही नहीं कर रहे, वो हमारा फोकस ही नहीं है इस ट्यूटोरियल का। टेबल बनाना आ गया ना, एक और रो ऐड करूँगा, एक और कॉलम, एक और कॉलम ऐड कर दूँ, एक और कॉलम ऐड कर दूँ, सिटी नेम सिटी, एड्रेस लिख दूँ यहाँ पे, एड्रेस, एड्रेस देखो ये खाली आ रहा है, खाली आ रहा है। तुम एक रो अब यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे दिल्ली में कोई जगह का नाम राजीव चौक, ठीक है। मुंबई में कोई जगह का नाम नहीं पता, नहीं पता ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो आ रही है ये चीज़ें। तो मैंने एक एक सेल इस सब में ऐड कर दिया, तो तुम देख सकते हो एक सेल इस रो में भी आ गया, एक सेल इस रो में भी आ गया, इस एक सेल इस रो में भी आ गया। तो हमने सक्सेसफुली टेबल बनाना सीख लिया, हमने CSS की मदद से बॉर्डर्स भी ऐड करना सीख लिया। CSS हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के काम आता है। आज हमने थोड़ा सा उसका ट्यूटोरियल भी देख लिया। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने क्या क्या सीखा? हमने टेबल्स देखी, हमने टेबल टैग सीखा, हमने TD टैग देखा, और हमने कौन सा टैग देखा? हमने TR टैग देखा। TD टैग क्या करता है? TD टैग करता है, TD टैग क्या करता है? TD टैग एक सेल को डिफाइन करने में मदद करता है। TR टैग क्या करता है? TR टैग रो को डिफाइन करता है। और टेबल टैग क्या करता है? जब हम टेबल बनाने वाले होते हैं ना, तो जो भी रोज और सेल्स होती हैं, ये सबको हमको टेबल टैग से रैप करना होता है, जो हमारे ब्राउजर को बताता है कि ये टेबल यहाँ से शुरू होने वाली है। आ रही बात समझ में? और स्टाइल टैग का क्या यूज़ होता है? स्टाइल टैग से क्या करते हैं हम? स्टाइल टैग से हम अपनी CSS प्रॉपर्टीज़, अपने HTML को जो भी स्टाइलिंग होती है वो हम लिखते हैं, ठीक है। और ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं आप किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्लास और ID, और एक स्टाइल एट्रीब्यूट भी होता है जो भी हमने पहले भी देखा और आज भी देखा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझने में आसान लगा होगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने ट्यूटोरियल में बताया कहाँ जाना है, MDN पे जाना है, MDN पे पढ़ना है, एट्रीब्यूट्स के बारे में सब कुछ वहाँ पे बहुत डिटेल्ड वे में दे रखा है। वैसे इतना भी इनफ है, लेकिन खुद भी एक्सप्लोर करना है, खुद भी यूज़ करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और अच्छे से बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम एक कॉम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसके टेबल के ना 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आज का एक होमवर्क है, अगले ट्यूटोरियल को देखने से पहले आज ही, मतलब इस ट्यूटोरियल को जब आप ख़त्म करोगे ना, तो आपको पढ़ना है रो स्पैन एट्रीब्यूट क्या होता है और एक कॉल स्पैन एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। इन दोनों एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये क्या होता है? तो इसकी मदद से मैं बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, इन दोनों की मदद से ना हम टेबल के सेल्स को मर्ज कर सकते हैं,
एक बार फिर भी समझ के आना इसको क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इन दोनों को अगले ट्यूटोरियल में एक बार स्टार्टिंग में इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक एक्सरसाइज ले लेंगे जहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में अगले ट्यूटोरियल में, HTML फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। तो अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे इस चीज़ को। तो HTML फॉर्म्स के बारे में क्यों पढ़ना है, देखो यूज़र से इनपुट भी लेना होता है, आप कितनी वेबसाइट्स पे गए होगे, तो उन वेबसाइट्स पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, या फिर जैसे आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे ऑर्डर कर रहे हो तो आपसे एड्रेस मांगता है, तो वहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो, राइट। तो वहाँ पे आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो किसी चीज़ का, और फिर उसको क्लाइंट साइड पे भेज रहे हो, वो तो सॉरी सर्वर साइड पे भेज रहे हो। ये आपका अमेजोन का इंटरफेस है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल रहे हो जब आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो। तो उनका जो सर्वर साइड सिस्टम है, वहाँ पे आपका एड्रेस जा रहा होगा, ऑर्डर प्लेस हो रहा होगा, तब आपको कंफर्मेशन मिल रही होगी और घर पे आ जा रहा होगा। तो उनकी वेबसाइट पे आप जाके कुछ एड्रेस डालते हो, राइट, वो विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स ही करते हैं। तो हम अगले ट्यूटोरियल में ये फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने वेबसाइट के लिए फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज़ और इस ट्यूटोरियल में देखनी रह गई है, एक TH टैग भी होता है। TD टैग हमने पढ़ लिया, राइट। एक सिमिलर टैग होता है TH टैग। अगर मैं यहाँ पे TD की जगह TH कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे TH कर दूँ, यहाँ पे तुम देख रहे हो ऑटो रीनेम टैग करके एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था। मैंने सिर्फ अपना ओपनिंग टैग को TD से TH करा, देखो मेरा क्लोजिंग टैग भी अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। तो TH टैग हमने यूज़ कर लिया। अब TH टैग होता क्या है, देखो जो टेबल की हेडिंग होती है ना, ऑब्वियसली तुम टेबल बनाते हो तो ऊपर वाली तो हेडिंग ही होगी ना, जो ऊपर वाली रो होती है हमारी। तो टेबल के हेडर सेल को डिफाइन करने के लिए हम TH टैग को यूज़ करते हैं, हम TH टैग को यूज़ करते हैं। तो अब मैं अगर वापस जाऊँगा अपनी टेबल को देखूंगा, तो मैं देख रही हूँ ये बोल्ड हो गया, देख रहे हो तुम, ये बोल्ड हो गया। ये क्यों हुआ, ये TH टैग की प्रॉपर्टी है। वो बता रहा है कि हेडिंग है, ये मेरी टेबल की हेडिंग है, लेकिन ये बॉर्डर्स क्यों हट गई, क्योंकि हमने यहाँ पे TH टैग के लिए डिफाइन ही नहीं करी है बॉर्डर। हमने TH टैग के लिए देखो डिफाइन नहीं करी है बॉर्डर, इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले तो हमारा TD टैग हो रहा था ना। तो अगर मैं यहाँ TH टैग लिख दूंगा तो ये देखो हो गया TH टैग डिफाइन, देखो देख रहे हो। तो एक और टैग होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है TH टैग, टेबल हेडर सेल को डिफाइन करने के लिए ये टैग यूज होता है। TD टैग किस लिए होता है, टेबल के डेटा सेल के लिए। एक बार लिख दूं क्या आखिरी में, एक बार लिख देता हूँ, है ना। टेबल टैग, टेबल को स्टार्ट करने के लिए, अगर टेबल आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप टेबल टैग का यूज़ करोगे, ठीक है। TD टैग किस लिए होता है, TD टैग किस लिए होता है, टेबल के डेटा सेल के लिए, टेबल डेटा सेल अगर आपको डिफाइन करना है उस लिए होता है, ठीक है। TR टैग किस लिए होता है, TR टैग टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए, टेबल की रो को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। TH टैग क्या होता है, टेबल का हेडर सेल, टेबल हेडर सेल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें हमने अपने कोड एडिटर में अभी कोड करके हमने ये सब चीज़ें देख ली ना, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा, तो प्रैक्टिस करते रहो और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए, एक्सप्लेनेशन समझ में आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अब मर्ज टैग के साथ एक C++ की सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी है, जहाँ पे हम C++ के ट्यूटोरियल्स देखेंगे, C++ को समझेंगे और क्या टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए CP के लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब जो मैं कोड शेफ के वीडियोस डालता हूँ उससे रिलेटेड मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो कैसे हम वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो सब भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो, आप एक बार उसको चेकआउट करो उस प्लेलिस्ट को, ठीक है। कल से रोज़ 12 बजे इस मर्ज टैग की सीरीज़ जैसे हम रोज़ 12 बजे वीडियो डालते हैं, C++ की भी वैसे ही डालेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।